जय हिंद दोस्तों। महात्मा गांधी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज है एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 की, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें हम भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं। भारत के भूगोल अर्थात ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में जो हमारा सामान्य परिचय था उसके बारे में बात की। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो है भारत के एक सामान्य परिचय, भौगोलिक परिचय कैसे, उसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं, और हमने भारत के कुछ और भी पर्वतीय क्षेत्र या उसके बारे में बात की थी। तो जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, ऑनलाइन जुड़ जाइए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। हम आज ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर के साथ, नए बिंदुओं के साथ एमपीएसआई प्रीलिम्स की तैयारी को धारदार बनाएंगे और उसका प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो है उपयोगी सिद्ध हो। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाएं, सभी लोग कमेंट करके बता दें और शेयर कर दें क्लास को, क्योंकि क्लास अब हमारी आपके लिए एमपीएसआई प्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपके जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है प्रीलिम्स का, उसका जो है अध्ययन कराया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में जो बिंदु देखे थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली है। भारत का सामान्य परिचय पिछली क्लास में परिचय, और इसके बाद हमने देखा था हिमालय। भौगोलिक परिचय में हिमालय की उत्पत्ति तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम बात करेंगे भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे डिविजन्स आते हैं उसकी बात करेंगे, जिसमें आपने सुना है, देखा होगा कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप एवं द्वीप समूह, जो 5 भागों में हमारे जो है भारत के भौतिक प्रदेशों को, फिजिकल डिवीजन को बांटा गया है, इंडिया के फिजिकल डिवीजन को बांटा गया है, उसे हम बात करेंगे, देखेंगे। उससे पहले आपने देखा होगा कि हमारा भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों या विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, नदियां भी हैं, मैदान भी हैं। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। अवधेश प्रजापति जी, बैच अभी ऑनलाइन ये स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन बैच है, ये रेगुलर बैच है। प्रतिदिन ये जो है सुबह शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपकी एमपीएसआई की तैयारी फ्री लाइव जो है यूट्यूब में तैयारी कराई जा रही है हमारे एमजीआईसीएस के द्वारा। हेलो हेलो हेलो, सभी लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए क्लास को, शेयर भी करिए आप लोग अपने दोस्तों को और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। तो हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें भारत की विविधता के बारे में हमने बात की। तो भारत में आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र भी है, पहाड़ियां भी है, पठार भी है, पर्वत भी है, पहाड़ियां हैं, पठार है और मैदान है। हम बात करें कि ये पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, पहाड़ियां किसे कहते हैं और मैदान किसे कहते हैं, तो इनको उच्चावच के आधार पर अर्थात ऊंचाई के आधार पर डिफाइन किया गया है। कैसे, आइए समझते हैं। पर्वत, आप कोई भी स्थलाकृति है, मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया, क्या इसकी श्योरिटी है कि इसे आप क्या नाम देंगे, पर्वत नाम देंगे या पठार नाम देंगे या पहाड़ी नाम देंगे? ये 3 शब्द आते हैं। 3 शब्द जनरली सामान्यतः सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे कि पहाड़ी, सामान्यतः हम बोल चाल की भाषा में क्या बोल देते हैं कि चलो पहाड़ी पे चलते हैं, चलो पर्वत पे चलते हैं, चलो पठार पे चलते हैं, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो ये कैसे, इनकी ऊंचाई के आधार पे कैसे बांटा गया है, तो आइए देखते हैं। पर्वत की अगर हम बात करें तो पर्वत को समुद्र तल से, कहां से नापा जाता है? ये समुद्र तल से 2135 2135 मीटर से अधिक हाइट जिस स्थलाकृति की होगी उसे हम क्या नाम देंगे? पर्वत नाम देंगे।
तो पर्वत हम ऐसी स्थलाकृति को बोलेंगे जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक हो। समझ पा रहे हैं आप लोग? 2135 मीटर, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बताइए पर्वत के डेफिनेशन, या जो है ये मीटर हाइट्स उसकी पूछी जा सकती है। तो भारत में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से हम बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.5% भाग पर्वत से जो है झुका हुआ है या पर्वत से जुड़ा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। क्लियर है? तो इसके बाद हमारा आता है पहाड़ी। पहाड़ी भी देखा होगा सामान्यतः हमारे क्षेत्र में, अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो हमारे यहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल के बाद बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां भी हैं जो विद्यमान हैं। तो पहाड़ी की अगर हम बात करें तो पहाड़ी किसे कहते हैं? तो समुद्र तल से 2135 मीटर से 900 मीटर से 2135 मीटर तक की हाइट को क्या बोलेंगे हम? पहाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहाड़ी बोलेंगे। और जो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 18.86% भाग पे फैला हुआ है पहाड़ी। समझ पा रहे हैं आप लोग? हेलो, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताएंगे कि लाइव आ चुके हैं, और सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइव क्लास को शेयर कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास का आनंद ले पाए। अब बात आती है पठार की। तो पठार किसे कहते हैं? जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत? 27.7%, 27.7% भाग में फैला हुआ है। इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसे उच्चावच जो 300 मीटर से 900 मीटर की हाइट, 300 मीटर से 900 मीटर की हाइट में हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। तो प्लेन किसे बोलेंगे? मैदान किसे बोलेंगे? जो भारत में लगभग 43.2% भाग पे फैला हुआ है, वो जो है समुद्र तल से समुद्र तल से समुद्र तल से 300 मीटर हाइट तक, 300 मीटर हाइट तक, समुद्र तल से 300 मीटर की हाइट तक के क्षेत्र को या भू स्थलाकृति को क्या बोलेंगे हम? मैदान बोलेंगे। जो भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 43.2% भाग में फैली हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति जो सबसे ज्यादा भारत में फैली हुई है? तो कौन सी है? मैदान। और वो भी कौन से? उत्तर के विशाल मैदान की अगर हम बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान इसमें सबसे अधिकतम अपना योगदान देता है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट के लिए भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितने प्रतिशत भाग में पर्वत फैला हुआ है, पहाड़ियां कितने प्रतिशत भाग में है, पठार कितने प्रतिशत भाग में है और मैदान कितने प्रतिशत भाग में है। या इनके डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कितने मीटर की हाइट वाले उच्चावच को मैदान कहते हैं, या कितने मीटर की हाइट वाले उच्चावच को पठार या पहाड़ी या पर्वत कहते हैं। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर एक शब्द अभी आया है समुद्र तल। समुद्र तल क्या होता है? कुछ लोगों को जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नंदनी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को और जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। आप कमेंट करके हमें बताइए कि समुद्र तल क्या होता है। जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि समुद्र तल, जिसे डेटम लाइन भी कहा जाता है, वो क्या होती है, और भारत के किस क्षेत्र से, कौन सी जगह से हम डेटम लाइन अभी वर्तमान में ले रहे हैं। आप सभी लोगों ने हर जगह समुद्र तल देखा होगा, लिखा रहता है, रेलवे स्टेशन वगैरह में सामान्यतः लिखा रहता है कि वहां पर जो है समुद्र तल की ऊंचाई से ये प्लेटफॉर्म इतनी हाइट पर है। तो बताएं समुद्र तल से आशय क्या है आप लोगों का? जल्दी से कमेंट करके बताएं, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा। नंदिनी जी, शिवम जी, बताएं, जल्दी से बताएं। अवधेश प्रजापति जी, बताएं। चलिए, हम बात कर रहे हैं समुद्र तल की। समुद्र तल होता क्या है एक्चुअल में? जो आपने समुद्र में ज्वार और भाटा देखा होगा, ज्वार और भाटा सुना है कि नहीं? ज्वार अर्थात समुद्र के पानी का ऊपर उठना, समुद्र के पानी का क्या? ऊपर उठना। और भाटा समुद्र के पानी का नीचे आना। ये हो गया ज्वार और भाटे की प्रक्रिया। ज्वार और भाटे की, आप बताओ सर। दिव्यांशी रावत, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बताऊंगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था
ताकि हो सकता है, मुझे लगा कि हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी हो। तो आइए समझते हैं समुद्र लाइन या डेटम लाइन क्या होती है। जो समुद्र होता है ना, उस समुद्र में का जो पानी होता है ना, उसमें हलचल होती रहती है हमेशा। पानी का आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा या गए भी होंगे कोस्टल एरियाज में, तो आप देखे होंगे कि पानी कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जो है लहरें चलती रहती है उसमें। तो जब पानी समुद्र तल का ऊपर उठता है उसे बोलते हैं ज्वार। उसे क्या बोलते हैं? ज्वार। क्या बोलते हैं? ज्वार। जब पानी, वो पानी नीचे समुद्र इस पानी से सतह से नीचे जाता है, वापस नीचे लौटता है, उसे बोलते हैं हम हटा। उसे बोलते हैं हम हटा। और ये जो है इन पानी का ऊपर जाना और पानी के नीचे जाने की औसत ऊंचाई, पानी का ऊपर जाना और पानी का नीचे जाने की औसत ऊंचाई, पानी की औसत ऊंचाई को क्या बोलते हैं? समुद्री तल। समुद्री तल, इसे ही डेटम लाइन भी कहा जाता है। डेटम लाइन। और इसी से हमारी जो है सामान्यतः जो हाइट नापी जाती है वही से नापी जाती है ना। तो ये डेटम लाइन की बात हो गई। यहीं से क्या होता है, इस डेटम लाइन से तो भारत में कहां से ये डेटम लाइन ली जाती है? तो पहले मुंबई से ली जाती थी। कहां से? मुंबई से ली जाती थी पहले डेटम लाइन। अभी वर्तमान में चेन्नई से ली जा रही। कहां से ली जा रही है? चेन्नई से ली जा रही है। चेन्नई से हम डेटम लाइन का जो है निर्धारण करते हैं और उसी के आधार पर हमारे जो पूरे जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां पर हमें हाइट नापनी होती है तो उसके आधार पर हम नापते हैं। तो अभी डेटम लाइन का यूज हम अगर किसी जगह से कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं? चेन्नई से कर रहे हैं। पहले कहां होता था? मुंबई से होता था। पहले मुंबई से ये चीजें चलती थी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि बताइए कि वर्तमान समय में भारत की डेटम लाइन जो है, भारत की डेटम लाइन को किस स्थल से या किस जगह से नापा जाता है, किस शहर से लिया जा रहा है ना, उसकी माप किस शहर से ली जा रही है, तो वो आंसर होगा आपका चेन्नई। ठीक है। अब बात करते हैं, इसी में से वो बंगाल की खाड़ी भी पूछ सकता है। वो बोल देगा कि बंगाल, ऑप्शन दे दिया कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से लिया जा रहा है, तो बंगाल की खाड़ी से लिया जा रहा है क्योंकि इसका माध्य उच्चतम है। यहाँ पर ज्वार और भाटे ज्यादा आते हैं, इसका माध्य उच्च है, इसीलिए इसे मुंबई से चेन्नई शिफ्ट किया गया है। ठीक है। तो क्लियर है ये? जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी को समुद्री तल या डेटम लाइन समझ में आई? चलिए, आ गई समझ में? कमेंट करके बताइए। चलिए, फिजिकल डिवीजन भारत के भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बाद तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान के बाद द्वीप एवं द्वीप समूह। ठीक है। द्वीप एवं द्वीप समूह, ये 5 भागों में हमारे जो है फिजिकल डिवीजन किया गया है, भौतिक प्रदेश को बांटा गया है, भारत के पूरे भौतिक प्रदेश को बांटा गया है। इसमें आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो ये वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जल्दी से डायग्राम, ज्योग्राफी आपको डायग्राम बेसिस पे ही पढ़नी है, तभी ज्योग्राफी समझ में आती है। रटने से ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें रहती है, डायग्राम का यूज करना पड़ता है उसमें। तो डायग्राम बेसिस पे ही हमारी क्लास चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब चीजें डायग्राम पे ही बताई जाए। ये वाला जो क्षेत्र है आपको पूरा उत्तर का विशाल मैदान है, ये वाला पूरा क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। ये तटीय मैदान है दोनों, जिसमें ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। और ये जो है हमारा क्षेत्र, यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो ये 5 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बताएं, कमेंट करके बताएं जल्दी से।
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय, मेन हिमालय और ईस्टर्न माउंटेन, ईस्टर्न माउंटेन, ईस्टर्न माउंटेन अर्थात ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय और पूर्वी पहाड़ियों के रूप में इसे जो है डिवाइड किया गया है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को। हम बात करें अगर ट्रांस हिमालय की, तो ये जो है इसके अवस्थिति की बात करें तो ये जो है हिमालय से पहले कहां पर है ट्रांस हिमालय, तीन मुख्य भागों में बांटा गया है जिसमें ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ये वाला क्षेत्र हमारा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, इतना क्षेत्र। इसमें तीन श्रेणियां हैं मुख्य रूप से, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मुख्य रूप से तीन पर्वत श्रेणियां हैं इसमें, काराकोरम, ये काराकोरम है, काराकोरम, और ये लद्दाख है, मिड वाली लद्दाख है, और ये जास्कर श्रेणी है। ये क्रमशः उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं। ये श्रेणियां, इनको संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस का मतलब होता है हिमालय के पार। अगर हम बात करें इसके अवस्थिति की, अवस्थिति कहाँ होगी भाई इसकी, हिमालय के पार, हिमालय के पार मतलब हिमालय के उत्तर पार, हिमालय के पार इसकी अवस्थिति होगी। इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका कब हुआ, कमेंट में बताएं, जल्दी से कमेंट में बताएं सभी लोग, निर्माण इसका कब हुआ, हिमालय से पहले या हिमालय के बाद। हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ, हिमालय से पहले, हिमालय से पहले, है ना। क्लियर हो रही चीजें, आपको क्लियर हो रही हैं चीजें, कमेंट करके बताएं। निर्माण अवस्थिति की बात, अभी हमने अवस्थिति देखा, निर्माण देखा। इसके बाद अगर हम इसके श्रेणियों की बात करें, ट्रांस हिमालय के श्रेणियों की बात करें, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, मुख्य रूप से तीन श्रेणियां हैं इसमें। कौन कौन सी, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख और जास्कर, तीन श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन प्रमुख श्रेणियां हैं जो जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। यहीं पर जो है अगले भाग की अगर हम बात करें तो मेन हिमालय, मेन हिमालय ये है, इसके बाद मेन हिमालय शुरू होता है जिसमें तीन प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तीन पार्ट हैं उसके, कौन कौन से, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय अर्थात महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सबसे उत्तरी में क्या है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। इसके बीच में क्या है, मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसके कई नाम है, आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ये जो है मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इसके बाद इसकी अंतिम तीसरी जो श्रेणी है जो क्रमशः उत्तर से दक्षिण नामचा वर्मा से लेकर के यहाँ तक फैली है, यह हिमालय की श्रेणी। इसका तीसरा पार्ट क्या है, शिवालिक, शिवालिक क्या है इसका, शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी या इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है, निम्न हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तो ये तीन पार्ट में बटा है हमारा मेन हिमालय, ठीक है। तो ये तीन हमारे ये हो गए। इसके बाद आता है ईस्टर्न माउंटेन की अगर हम बात करें तो ये भी कई पार्टों में बटा हुआ है, कई पार्टों में बटा हुआ है। कौन कौन से, जल्दी से बताएं कमेंट करके। पटकोई, पटकोई, नागा, नागा हिल्स, पटकोई हिल्स, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स,
मेजो हिल्स, और यहाँ पर बराइल हिल्स, बराइल हिल्स, बराइल हिल्स, यहाँ पर मिकिर की पहाड़ियाँ, असम में मिकिर की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर मिसमी की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, ये सभी जो है किसका पार्ट है, हमारी ईस्टर्न माउंटेन का पार्ट है, जो कि क्रमशः वहां पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैली हुई हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी को देखना है, सभी पार्ट को देखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, हमने पिछले लेक्चर में यहाँ देखा था, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तीय सिद्धांत। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने जो है बात की थी इसके बारे में, तो यहाँ पर वापस से चर्चा नहीं करेंगे, ये वही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, इसे 3 भागों में बांटा, वही जो हमने अपनी डायग्राम बनाया था। अब इसको देखना ये है, यहाँ पर देखना क्या है कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पार्ट हैं और उसे जो है कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी वहां विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। काराकोरम, काराकोरम की अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालय की बात करें, तो काराकोरम की अवस्थिति की बात करें, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखी है, अवस्थिति की अगर हम बात करें तो ये हिमालय के पार स्थित है और ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, उत्तर श्रेणी है। यहीं पर एक जो है सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम रेंज पर भी ही उपस्थित है, ये है काराकोरम रेंज। ठीक है, यहां पर स्थित है कौन सी रेंज, K2, जिसे गाइडविन आस्टिन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, गाइडविन आस्टिन भी कहा जाता है। ठीक है, K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पीक है, सेकंड लार्जेस्ट पीक है। तो फर्स्ट कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट पीक है ये, सेकंड लार्जेस्ट पीक है। और भारत की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट, हाईजेस्ट, हाईजेस्ट पीक, हाईजेस्ट पीक लिख देना यहाँ पे, हाईजेस्ट पीक, हाईजेस्ट पीक, फर्स्ट हाईजेस्ट पीक इन इंडिया, है ना, भारत की सबसे हाईजेस्ट पीक है ये। हाईएस्ट पीक है ये, K2 गाइडविन आस्टिन, जिसे क्या बोलते हैं, K2 गाइडविन आस्टिन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है भारत के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यहीं पर हमारे काराकोरम श्रेणी के उत्तर में ही स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन पर्वत, यही सियाचिन जो है यहाँ पर क्षेत्र है वो स्थित है। यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यहीं पर क्या है, भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा युद्ध स्थल है, ऊंचा युद्ध स्थल, भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है, तो ये सियाचिन के पास है। यहीं से जो है काराकोरम पास गुजरता है, काराकोरम पास गुजरता है, काराकोरम दर्रा गुजरता है। ये कहां से कहां तक के लिए रास्ता बनाता है, चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान यहां से अपना आवागमन करते हैं, काराकोरम दर्रा। ठीक है, यहीं पर जो है इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल इसके ऊपर साइड है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो कि भारत की क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं काराकोरम की। और हम बात करें तो इसके दक्षिण जो यहाँ पर नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से नुब्रा घाटी जो है यहीं पर स्थित है, यहाँ से नुब्रा नदी भी निकलती है। यहाँ से अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं काराकोरम में, श्योक है, श्योक है, गिलगित है, गिलगित, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो काराकोरम वाले क्षेत्र से गुजरती हैं, काराकोरम वाले क्षेत्र से जो है प्रवाहित होती हैं या उद्गमित होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर लद्दाख श्रेणी की, तो लद्दाख रेंज हमारी काराकोरम के दक्षिण में है। कहां पर, लद्दाख रेंज काराकोरम के दक्षिण में है, यहां पर ये स्थित है।
और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके जस्ट दक्षिण से कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? सिंधु नदी निकल रही है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप वनडे एग्जाम के सवाल हैं, ये सब पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन क्षेत्र जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है? सिंधु नदी बताएं किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है? तो सिंधु नदी ये बनी हुई है और इसके बीच में ये, इसके उत्तर साइड में लद्दाख है और इसके दक्षिण साइड में जास्कर, अर्थात जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के मध्य से कौन सी नदी गुजर रही है? कौन सी नदी गुजर रही है बताएं? कौन सी नदी गुजर रही है? सिंधु नदी गुजर रही है। ठीक है, तो ये जो है आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसमें मानसरोवर झील अगर हम कैलाश रेंज की बात करें तो वो किसका विस्तार है? तो वो जास्कर श्रेणी का ही विस्तार कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें मुख्य हिमालय की, अगर हम बात करें तो मुख्य हिमालय हमारा ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों 3 भाग में बटा हुआ है। जो पश्चिम में जो है पश्चिम में अगर हम बात करें तो पश्चिम में ये नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा वर्मा तक फैला है। नामचा वर्मा तक फैला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नामचा वर्मा तक फैला है। नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? पश्चिम में जो है पूर्व में नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत से नामचा वर्मा तक पूरा हिमालय क्षेत्र हमारा फैला हुआ है। और किस आकृति में फैला हुआ है? ये ऐसे धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। अगर इसकी आकृति पूछ ले, इसका विस्तार पूछ ले, तो विस्तार आपको क्या लिखना है? विस्तार आपसे क्या पूछा जा सकता है? विस्तार पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक फैला है, तो नंगा पर्वत से कहां तक फैला है? नामचा वर्मा तक फैला है। आपसे ये पूछा जा सकता है प्री में नामचा वर्मा। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो है आकृति कैसी है? आकृति कैसी है? हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? तो कैसी है? धनुषाकार आकृति है। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो राधे 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 राधे, सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से, गुड इवनिंग, राधे राधे। ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसकी आकृति पूछी जा सकती है। तो अभी हमने देखा आकृति, फिर यहीं पर एक एक हिमालय के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ फॉल्ट पाए जाते हैं, फॉल्ट अर्थात भ्रंश पाई जाती हैं, जैसे ITSZ, ये जो है इंडो सांगपो सचर जोन, ये जोन जो पाया जाता है वो किन दो श्रेणियों के बीच पाया जाता है? बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। इंडो सांगपो सचर जोन अगर की बात करें तो ये पाया जाता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के या ग्रेट हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय के मध्य पाया जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें MCT की बात करें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें, ये याद रखना है आपको, सभी चीजें ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो लोग MPPSC की तैयारी कर रहे होंगे उनसे 2 मार्कर ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। MCT की बात करें तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पाया जाता है, मध्य हिमालय के बीच पाया जाता है। ठीक है, वहीं हम MBD की बात करें, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें, ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच पाया जाता है, शिवालिक के मध्य पाया जाता है, शिवालिक के मध्य पाया जाता है, शिवालिक श्रेणी के मध्य पाया जाता है MBT। तो ये तीनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि MCT कहाँ किन दो श्रेणियों के मध्य पाया जाता है, MBT कहाँ पाया जाता है और ITSZ इंडो सांगपो सचर जोन कहाँ पाया जाता है।
किन दो श्रेणियों के बीच पाया जाता है। क्लियर है? तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, कुछ प्रमुख श्रेणियां पूछी जा सकती है। जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीर पंजाल, महान हिमालय में पीर पंजाल एक श्रेणी है। अलग अलग श्रेणियों में महान हिमालय भी बटा हुआ है। पीर पंजाल, धौलाधर, महादेव, मैकाल, सॉरी, नागटिब्बा, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, काला पर्वत। काला पर्वत कहां पर है बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, काला पर्वत कहां पर है? यहाँ भूटान में काला पर्वत। काला पर्वत कौन से देश में है? भूटान में है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताया करिए अगर याद है तो ये कुछ चीजें पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बात करें एक एक पर्वत की, अगर हम बात करें बृहद हिमालय की बात करें, नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक फैला है? नामचा वर्मा तक फैला है। ठीक है, इसकी अगर हम औसत हाइट की बात करें, औसत हाइट भी आपसे पूछी जा सकती है। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई बताइए, जल्दी बताएं। औसत ऊंचाई बृहद हिमालय की कितनी है? कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। औसत ऊंचाई 6100 मीटर। कितना है? 6100 मीटर। सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला है, सर्वाधिक औसत ऊंचाई बृहद हिमालय की ही है। जितनी भी ऊंची ऊंची सारी चोटियां हैं वो सभी चोटियां जो है बृहद हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? जल्दी बताएं। विस्तार आपको लिखा है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा वर्मा तक विस्तार है। ठीक है, लगभग कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2400 किलोमीटर इसका विस्तार है। इसके जो है लंबाई की चौड़ाई की बात करें, अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई के दृष्टिकोण से इसका विस्तार कितना है? तो लगभग 100 से 150 किलोमीटर। 100 से 150 किलोमीटर। कितना? 100 से 150 किलोमीटर इसका विस्तार है। चौड़ाई में अगर देखें तो 50 से 100 50 से 100 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करें ये महान हिमालय की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख चोटियों की बात करें, प्रमुख चोटियों की बात करें तो कौन कौन सी चोटियां हैं? सभी जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं वो सभी पीक आपके महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है, कहाँ अवस्थित है ये माउंट एवरेस्ट चोटी? कहाँ है ये? आपके नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कितनी है हाइट इसकी? 8850 मीटर। और निरंतर इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, निरंतर ये 0.8 सेंटीमीटर पर ईयर इसका विस्तार हो रहा है, इसकी हाइट का विस्तार हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्लेटों का संचलन। प्लेट का संचलन। कौन सी प्लेट का संचलन? प्लेट संचलन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का निरंतर उत्तर की ओर खिसकना। तो यह कारण आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें महान हिमालय की, तो महान हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा, तो कौन कौन से राज्यों में होगा? तो ये आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में, नेपाल, भूटान, यहाँ पर इसका विस्तार है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें बृहद हिमालय की तो यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर, यहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। महान हिमालय वाले क्षेत्र में प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? जल्दी बताएं, कमेंट करके बताएं। कमेंट करके जल्दी से बताएं कि कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। प्रमुख जो बड़े ग्लेशियर हैं सब महान हिमालय में पाए जाते हैं, कुछ मध्य हिमालय में भी पाए जाते हैं। इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ है? इस हिमालय का निर्माण कब हुआ? निर्माण भी आपसे पूछा जा सकता है। निर्माण बताएं, कमेंट करके बताएं जल्दी से, कब हुआ? इयोसीन युग में। कब? इयोसीन युग में क्रमशः इसका निर्माण हुआ। निर्माण की हम बात करें, उत्पत्ति की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में और भी बातें
कर ली है डिटेल में, तो यहाँ वापस से नहीं करेंगे, वही बात रिपीट नहीं करेंगे। तो निर्माण इसका इयोसीन युग में हुआ है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय की। लघु हिमालय हमारा जो है लगभग इसकी चौड़ाई है कितनी है, 50 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है। इसकी हाइट 3700 से 45 मीटर तक की हाइट है इसकी। ये जो है यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र हैं। इसकी अवस्थिति की अगर हम बात करें, तो ये हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में है, लंबवत फैला हुआ ये जो है पश्चिम से पूरब फैला हुआ है। इसके बाद जो है इसके निर्माण की हम बात करें तो निर्माण इसका किस युग में हुआ है, निर्माण इसका मायोसीन युग में हुआ है। मायोसीन युग में, कौन से युग में, ये आपसे पूछा जा सकता है। मायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है लघु हिमालय का। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं, यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री जैसे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ के प्रमुख नदियां कौन सी हैं, गंगा यमुना, यहाँ से नदियां निकलती हैं, गंगा यमुना आदि प्रमुख नदियां यहाँ से निकलती हैं हमारे महान लघु हिमालय से। नेक्स्ट इसके बाद हम शिवालिक की बात करें। शिवालिक ये जो है हमारा सबसे दक्षिणी हिमालय है, जो मध्य हिमालय के दक्षिण में फैला है, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक हिमालय सबसे कम औसत ऊंचाई है इसकी, इस हिमालय में अगर हम बात करें इसके लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितना है, 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है, ये जो हिमालय है, ये इसके बाद हमारे उत्तर के विशाल मैदान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। उत्तर मैदान के विशाल मैदान का उत्तरी भाग है ये, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। ये जाकर के भारत के पूर्वोत्तर भारत में जाकर के क्या करती है, ये मिल जाती है। यहाँ पर ये शिवालिक श्रेणी जाकर के इसमें मध्य हिमालय में मिल जाती है ना, आगे उसका विस्तार नहीं है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें पूर्वी पहाड़ियों की बात करें, तो पूर्वी पहाड़ी में मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ी हमने देखी ही है। मिसिमी हिल्स देख लिया अभी। अब डफला हिल्स आपसे पूछा जा सकता है कि डफला हिल्स कहाँ है, तो आपको लगाना है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मिसिमी कहाँ है, तो मिसिमी भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि पटकोई कहाँ है, पटकोई बूम कहाँ है, तो पटकोई बूम भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नागा हिल्स पूछा जा सकता है, नागा हिल्स कहाँ होगी, नागालैंड में, नाम से ही पता चल जा रहा है। मणिपुर में होगी। मेजो हिल्स, जिसे लुसाई हिल्स भी कहा जाता है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी याद रखिएगा, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा गया है, फांगपुई भी कहा जाता है इसे। ये जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी है किसकी, मिजो हिल्स की, लुसाई की पहाड़ियों की। तो ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल। यमुनोत्री सर जी एमपीएसआई न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। एमपीएसआई न्यू बैच की ऑनलाइन क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस अभी प्रारंभ कर दी गई है और जल्द ही जो बैच स्टार्ट होगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी मैनेजमेंट टीम के द्वारा। तो चलिए हम देख रहे हैं अभी पूर्वी पहाड़ियों की। पूर्वी पहाड़ियां जो है ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है, पूरा जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर बालू पत्थर से बनी पहाड़ियां होती हैं। यहाँ इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो भारतीय व बर्मा प्लेट के अभिसरण से मतलब दो प्लेटों के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण से, आपस में टकराने से इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, पूर्वी पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर
पूर्वी पहाड़ियों के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यही आपने देखा होगा कि यहाँ पर मासिनराम एक जगह है, मासिनराम, जहां पर सर्वाधिक, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। वो कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ? मेघालय में है। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण, अत्यधिक वर्षा होने के कारण ये जो क्षेत्र है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछे तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगर कोई है तो पूर्वोत्तर भारत है। चाय के बागान, चाय के बागान के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र चाय बागान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चाय बागान क्यों चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है और यहाँ की जलवायु भी चाय के अनुकूल है, चाय की खेती के अनुकूल है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके यहाँ पर चाय के बागान लगाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा आकृति में खेती की जाती है और यहाँ पर चाय के बागान लगाए जाते हैं। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ये जो है क्षेत्र हॉट स्पॉट में, पूर्वी क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट जो हमारे बने हुए हैं उनमें सम्मिलित भी है। और यहाँ पर मेलोसिस बेसिन, ये पिछले सवाल पीएससी ने ये सवाल पूछ चुका है एक बार, एमपीपीएससी का सवाल है ये। मेलोसिस बेसिन कहाँ पर पाया जाता है? मेलोसिस बेसिन मिजोरम में पाया जाता है। और ये मिजोरम में ये जो मिजो हिल्स है इसके बाद का ये जो बेसिन है यही मेलोसिस बेसिन है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मेलोसिस बेसिन कहाँ पाया जाता है। दूसरा सवाल आपका इसमें से ये पूछा जा सकता है, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? ब्लू माउंटेन कहाँ पर स्थित है? तो ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र के लिए। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता संपन्न क्षेत्र भारत में कौन सा है? तो आपसे ये चीजें जो है आपको पूर्वोत्तर भारत उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात करें। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या नदियों के आधार पर विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जब कभी वो डीप में पूछेगा तो यहाँ से सवाल निश्चित तौर पे बनेंगे। वो पूछ सकता है कि बताइए कि हिमालय के जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है उसमें से कश्मीर हिमालय, जो कश्मीर हिमालय है वो किन 2 नदियों के मध्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आपको दिख रहा होगा कि सिंधु से लेकर के सतलज तक कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम बात करें कश्मीर हिमालय की तो वो कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से सतलज तक। कहाँ से? सिंधु टू सतलज। और कितनी हाइट, कितनी है लगभग इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 560 किलोमीटर। कितनी? 560 किलोमीटर लंबाई पर फैला हुआ है। कौन, किन 2 नदियों के मध्य फैला हुआ है? कश्मीर हिमालय। इसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। इसका और नाम है एक पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, है ना। ये यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज तक फैला हुआ है। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं, पंजाब हिमालय, है ना। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि बताइए कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के मध्य फैला हुआ है? ठीक है, कितनी दूरी तक फैला हुआ है? ये तो 560 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, अर्थात सिंधु से लेकर के सतलज तक फैला है। दूरी कितनी है इसकी? विस्तार कितना है? 560 किलोमीटर। कितना विस्तार है? 560 किलोमीटर विस्तार है इसका। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीर पंजाल जास्कर जैसी श्रेणियां, पीर पंजाल जास्कर श्रेणियों की बात करें, पीर पंजाल, पीर पंजाल जास्कर जैसी श्रेणियां यहाँ पर उपस्थित हैं। जास्कर जैसी श्रेणियां यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वाधिक अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी 400 मीटर है। 400 मीटर चौड़ाई की बात करें अगर इसकी तो 400 मीटर है इसकी चौड़ाई। ठीक है, इसके अगर हम विस्तार की बात करें, विस्तार तो हमने देख लिया 400 मीटर है, 400 किलोमीटर, सॉरी 400 किलोमीटर है। यहाँ पर जो ये कश्मीर हिमालय है यहाँ पर कश्मीर घाटी भी अवस्थित है। कश्मीर घाटी जो है, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी मध्य महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के
मिड हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी अवस्थित है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के बीच में अवस्थित है यहाँ पर काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी नाम सुना है कश्मीर घाटी का। घाटी क्या होती है? काठमांडू घाटी। कहाँ है ये काठमांडू घाटी? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। ये जो है घाटी, कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे सघन बसी हुई घाटी है, सबसे सघन बसी हुई घाटी है। घाटी क्या होती है? दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र होता है। ये हमारा क्या हो गया? घाटी हो गई। इसे हम बोलेंगे घाटी। ये पर्वत हो गया और ये पर्वत हो गया। ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया? घाटी वाला क्षेत्र है। सामान्यतः ये देखा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में कि घाटी पर निवास जो है सघन होता है। निवास क्या होता है? सघन होता है। निवास यहाँ पर सघन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निवास सघन होता है। तो भारत में सबसे अगर सघन आबादी वाली घाटी अगर कभी पूछ ले तो कौन सी घाटी होगी? कश्मीर घाटी। इसके बाद हम बात करते हैं काठमांडू घाटी की। काठमांडू घाटी भी पूछा जा सकता है आपसे। दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाली घाटी अगर पूछे, विश्व की सर्वाधिक सघन आबादी वाली घाटी, तो वो क्या होगा? आपकी काठमांडू घाटी। ये विश्व की सबसे सघन आबादी है। यहाँ पर सबसे सघन आबादी है, अर्थात घनत्व तो सबसे ज्यादा है। घाटी के परिप्रेक्ष्य से, किसके परिप्रेक्ष्य से? घाटी के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? घाटी के परिप्रेक्ष्य से अगर क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको जवाब देना है कि दुनिया में सबसे सघन आबादी वाली घाटी कौन सी है? काठमांडू घाटी। कहां पर है ये? नेपाल पर स्थित है। किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी भी कहां पर स्थित है? कश्मीर में स्थित है और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चारागाह पाए जाते हैं। कौन कौन से चारागाह पाए जाते हैं? चारागाह कौन कौन से पाए जाते हैं? सोनमर्ग, मर्ग। स्थानीय भाषा में यहाँ पर चारागाह को क्या बोलते हैं? मर्ग, मर्ग। इसी में आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि चारागाह हैं। ठीक है, चारागाह क्या होते हैं? जहां पर पशुचारण के लिए जाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें कश्मीर घाटी या कश्मीर हिमालय से, पंजाब हिमालय से याद रखना है। मुख्यतः वो नदियों का विस्तार पूछ सकता है, उसकी किलोमीटर पूछ सकता है, कितना विस्तार है। कश्मीर घाटी पूछ सकता है, काठमांडू घाटी भी पूछा जा सकता है आपसे, चारागाह मैदान पूछे जा सकते हैं। कुछ शब्द और होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर करेवा, करेवा क्या होता है? आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तो करेवा जो है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, इन कश्मीर क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, कश्मीर वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जो कंकड़ पत्थर यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं, वो कंकड़ीले कंकड़ पत्थर से जमे हुए ये मैदान होते हैं। इन क्षेत्रों में जो है यहाँ पर कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। इसे ही करेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर करेवास, इसे करेवास बोलते हैं। यहाँ पर जो है केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती आपने सुना होगा, कश्मीर में केसर की खेती होती है, वो करेवा वाले क्षेत्रों में ही होती है। और वो क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं, उनकी स्थलाकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है? तो वो कंकड़ीले पदार्थ, कंकड़ीले छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाले रेतीले क्षेत्र होते हैं, वहां पर केसर की खेती होती है। ठीक है, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा भी यहाँ पर पाया जाता है। दर्रा, जोजिला दर्रा, ये जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, जो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। अगली अगर हम बात करें कुमायूं हिमालय की, कुमायूं हिमालय जो है कहाँ पाया जाता है? कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? तो सतलज से लेकर के काली नदी तक विस्तार है। सतलज से लेकर के काली नदी तक विस्तार है। और कितने किलोमीटर है? लगभग 320 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर।
320 किलोमीटर हमारा विस्तार है कुमायूं हिमालय का। इसे एक और नाम से आप कह सकते हैं, जानते हैं, गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय। इसका एक और नाम है गढ़वाल हिमालय। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये जो है सतलज से लेकर के काली नदी तक फैला हुआ है कुमायूं हिमालय। इसकी अगर हम बात करें तो ये कश्मीर हिमालय से ऊंचा है, ये बीच का क्षेत्र है, कश्मीर हिमालय से सामान्यतः ऊंचा वाला क्षेत्र है ये। इसके प्रमुख चोटियों की बात करें तो प्रमुख चोटी नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख इसकी चोटियां हैं। हिमनद यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ पर तीर्थ स्थल अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी जो है इसके प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेपाल हिमालय की, इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यह हिमालय के अगर नदियों के आधार पर हम विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक फैला हुआ क्षेत्र है ये काली नदी से तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी कहाँ से पर स्थित है? तीस्ता नदी कहाँ पर बहती है? कमेंट में बताएं, भारत में तीस्ता नदी कहाँ पर बहती है? जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी बताएं कमेंट में। तीस्ता नदी और कोसी नदी, एक और नदी है जो कोसी नदी है, कोसी नदी। तीस्ता नदी का उपनाम क्या है? जल्दी बताएं कमेंट करके, जिसे सिक्किम की क्या बोलते हैं? सिक्किम, जल्दी बताएं तीस्ता नदी के बारे में। कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, ये तीनों नदियां किस लिए फेमस है? तीस्ता को बोला जाता है सिक्किम का शोक, कोसी को बोला जाता है बिहार का शोक, दामोदर को बोला जाता है वेस्ट बंगाल का शोक, है ना, शोक नदी बोला जाता है। तो इसलिए ये तीस्ता फेमस है। ठीक है, तो अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें तो ये कहां से कहां तक फैला है बच्चों? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक अर्थात सिक्किम तक फैला हुआ है नेपाल हिमालय। कितनी इसकी लंबाई है? टोटल लंबाई की बात करें 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहां से कहां तक फैला है? तो ये आपके उत्तराखंड से लेकर के, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? उत्तराखंड से लेकर के, उत्तराखंड खंड से लेकर के कहां तक है? आपके सिक्किम तक। कहां तक है? सिक्किम, सिक्किम तक इसका विस्तार है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है यहीं पर स्थित हैं। सर्वाधिक ऊंची चोटियां, ऊंची ऊंचाई वाली चोटी यहीं पर स्थित हैं। कहाँ? कौन से हिमालय में? नेपाल हिमालय में। कहाँ? नेपाल हिमालय में। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? कौन से देश में स्थित है? ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कितनी हाइट है उसकी, ये भी पूछा जा सकता है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम के पास है, जो कि भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। कितनी है हाइट इसकी कंचनजंगा की? 8,598 मीटर। कितनी? 8,598 मीटर, जो कि भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है भारत की कंचनजंगा, जो कि कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो ये आपसे सवाल नेपाल हिमालय से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें असम हिमालय की, असम हिमालय जो तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है असम हिमालय, जो 720 किलोमीटर तक वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार सिक्किम भूटान से लेकर के कहां तक है? सिक्किम भूटान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश असम तक, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है असम हिमालय कहलाता है। यहाँ पर एक सीमा इसकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो इधर तीस्ता हिमालय तीस्ता नदी बनाती है। ठीक है, ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हिमालय की ऊंचाई कम है और यहाँ पर क्रमिक रूप से ये कम होती ही जाती है। इसी का जो है दक्षिणी विस्तार है पूर्वी पहाड़ियां। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तर के विशाल मैदान की, अभी हमने उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर का विशाल मैदान, यहां से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे सवाल?
मरुस्थली प्रदेश कहाँ पर है, हरियाणा, पंजाब या सतलज का मैदान कहाँ पर है, गंगा का मैदान कहाँ पर है, गंगा के मैदान के बाद असम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। इसका ढाल, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी विशेषताएं इनमें पाई जाती है, खादर और बांगर क्या होता है, डेल्टाई प्रदेश क्या होते हैं, भुंड और चार क्या होता है, रेह क्या होता है, बिल और चार क्या होता है, रेह क्या होता है, भुंड क्या होता है, ये सारी स्थलाकृतियां हैं, बहुत सारी उसमें अलग अलग स्थलाकृतियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं और उनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उत्तर के विशाल मैदान की। सबसे पहले इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन बताएगा, कमेंट में बताएं, जल्दी बताएं। निर्माण, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ होगा, कमेंट में बताएं। कमेंट में जल्दी से बताएं, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ होगा। हिमालय के द्वारा जो नदियां आ रही हैं, हिमालय के द्वारा जो नदियां आ रही हैं, हिमालयन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से, लाए गए लाए गए अवसाद से जो है हमारे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। क्लियर है। इसे अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें, प्रादेशिक विभाजन की बात करें, तो इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय प्रदेश, पंजाब हरियाणा या सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे पूरे 4 भागों में बांटा गया है। इसके अगर हम बात करें, कुल विस्तार की बात करें, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अगर हम बात करें, इसके पश्चिमी चौड़ाई की बात करें तो 480 किलोमीटर, और पूर्वी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 150 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो अगर यहां से सवाल पूछता है कि इसका विस्तार पश्चिम में जाना है ज्यादा है कि पूर्व में ज्यादा है, तो कहां पर ज्यादा है, पश्चिम में ज्यादा है, वेस्ट में इसका विस्तार ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 480 किलोमीटर फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। वहीं अगर हम बात करें ईस्ट में कितना है, 150 किलोमीटर मात्र। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोकेशन देखेंगे कि सभी जो उत्तर के विशाल मैदान है उनकी सभी भू स्थलाकृतियां या आकृतियां कहाँ पर स्थित हैं। राजस्थान का प्लेन, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, राजस्थान का क्षेत्र दिख रहा है, इसे मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल हैं। और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो भारत का उत्तर मरुस्थलीय प्रदेश है वो कौन सी भू स्थलाकृति या कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको जवाब देना है उत्तर के विशाल मैदान का ये पार्ट है। किसका पार्ट है ये, उत्तर के विशाल मैदान का पार्ट है। क्लियर है। कभी भी गलती से इसको अलग या प्रायद्वीपीय पठार में नहीं ले जाना है या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं ले जाना है। इसको आपको कहां ले जाना है, इसको आपको उत्तर के विशाल मैदान में रखना है। क्लियर है चीजें। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके निर्माण की, इसके विस्तार की, इसके अंदर जो भू आकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं, कौन कौन सी नदियां यहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी नहरें हैं, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी हम केवल और केवल इसको देख रहे हैं कि जो उत्तर के विशाल मैदान है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इसके बाद इसके हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट की बात करें, सतलज, सतलज का मैदान, सतलज यमुना का मैदान। इसके बाद हम बात करते हैं गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि गंगा के मैदान का ही विस्तार सर्वाधिक ज्यादा हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान में सर्वाधिक विस्तार अगर किसी का है तो गंगा के मैदान का है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। भू आकृति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चौथा लास्ट, ब्रह्मपुत्र प्लेन, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में फैला है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र है। पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से ही ये निर्मित हुआ है। क्लियर है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये भी हमने डायग्राम में देखा। तो आज हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात की, जिनमें से हमने जो है हिमालय उत्तर भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र या उसके सभी पार्ट, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय प्रदेश और शिवालिक श्रेणियों, पूर्वी पहाड़ियों के बारे में बात की।
इसके बाद हमने जो है उत्तर के विशाल मैदान के बारे में थोड़ा सा परिचय देखा है। कल से हम जो है उत्तर के विशाल मैदान के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी अपने अच्छे से कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है एमपीएसआई की, तो आप उससे पहले अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट रखें, तो निश्चित तौर पे जो है आप मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं और कल मिलेंगे नए ऊर्जा के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ आपकी एमपीपीएससी की तैयारी को, एमपीएसआई की तैयारी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। चलिए अभी थोड़ा अगर हम बात करें, थोड़ा सा अभी हम वापस से जो है उत्तर के विशाल मैदान का हमने स्टार्ट किया था, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफिंग कर दें, इसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं, है ना। तो हमने देखा था अभी जो है, थोड़ा 5 मिनट का टाइम और लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण की प्रक्रिया समझते हैं। निर्माण की प्रक्रिया बहुत डिटेल से आपको समझना है चीजों को। यहाँ पर हमारा महान हिमालय, मध्य हिमालय और हमारा शिवालिक, ठीक है। ये जो है आपको, ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा पर्वत है, महान हिमालय। ये हमारा ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय। ये मिड हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये जो यहाँ से नदियां यहाँ से निकलती हैं, ये सभी नदियां, या यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, ये नदियां सभी कहाँ जाती हैं, तो ये सभी नदियां यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान में, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, ठीक है। अब ये नदियां जो है, ये निरंतर कैथित सागर के बाद जब से ये हिमालय का निर्माण हुआ है, उसके बाद से ये नदियां निरंतर इस क्षेत्र में आ रही हैं, तो ये क्या लाती हैं अपने साथ, अवसाद लाती हैं। क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं। ये नदियां क्या लाएंगी, अवसाद लाएंगी, अर्थात नदियां जलोढ़ मृदा लाएंगी। कौन सी जलोढ़ मृदा, कौन सी नदी मृदा बह के आती है। अगर नवीन, सबसे नवीन मृदा की हम बात करें तो कौन सी मृदा होती है, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना। तो ये जो नदी है, ये जो क्षेत्र है, ये हिमालय के द्वारा, जो हिमालय से आती हैं नदियां, उनके द्वारा बहाए गए या लाए गए अवसादों या जलोढ़ मृदा से निर्मित ये क्षेत्र है। इसे हम नाम देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। सिंपल सी भाषा में समझें तो ये, ठीक है। तो अगर कभी निर्माण पूछ ले तो आपको क्या टिक करना है, नदियों, हिमालयन नदियों के लाए गए, हिमालयन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हमारे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। जिसे हमने भौगोलिक रूप से या प्रादेशिक रूप से 4 भागों में बांटा है। राजस्थान प्लेन, सतलज यमुना का मैदान, गंगा का मैदान और असम ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के मैदान की। राजस्थान के मैदान का निर्माण, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ और इसे हम उत्तर के विशाल मैदान में क्यों रख रहे हैं प्रादेशिक विभाजन के दौरान। तो आइए समझते हैं इसके सबसे पहले निर्माण को। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसका निर्माण हुआ है, इसके निर्माण को लेकर के कई सारे विद्वानों ने अलग अलग अपनी संकल्पनाएं दी हैं, जो है सिद्धांत दिए हैं। उसमें से सबसे एक फेमस सिद्धांत है अरब सागर का, अरब सागर का, अरब सागर का पश्चवर्ती, पश्चवर्ती निवर्तन, पश्चवर्ती निवर्तन, अरब सागर का पश्चवर्ती निवर्तन। तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, आइए समझते हैं कैसे हुआ है। ऐसा विद्वानों का कहा जाता, विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि ये जो अरब सागर था, ये अरब सागर, यहां पर अरब सी है, अरब सागर,
ये अरब सागर पहले यहां तक था, कहां तक था, यहां तक था। यहां पर हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहां पर अरब सागर स्थित था। और अरब सागर जब यहां पर स्थित था तो हुआ क्या कि कुछ भौगोलिक घटनाओं के कारण अरब सागर धीरे धीरे खिसकने लगा। किधर खिसकने लगा, दक्षिण के साइड खिसकने लगा। इसका जो है इधर जो है पश्चिमवर्ती निवर्तन होने लगा। इसी शब्द को इसका मतलब है पश्चिमवर्ती सॉरी, पश्चिमवर्ती निवर्तन का मतलब है जो अरब सागर यहां तक फैला हुआ था, उसका विस्तार था, वो धीरे धीरे कहां खिसक करके यहां पर वापस आने लगा। और जब ये खिसक गया यहां तक, तो ये खिसक गया गुजरात के इधर तक खिसक गया पूरा क्षेत्र, और यहां पर जो है मरुस्थल का निर्माण हो गया। क्योंकि यहां पर पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, यहां पर मरुस्थल का निर्माण। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो है राजस्थान के थार का मरुस्थल अगर बना है, मरुस्थली प्रदेश का निर्माण हुआ है, तो वो किससे हुआ है, अरब सागर के पश्चिमवर्ती निवर्तन। ऐसा विद्वानों का मानना है। तो एक निर्माण की प्रक्रिया ये समझ सकते हैं हम। दूसरे निर्माण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि भाई, दूसरा थ्योरी ये बोलती है कि ये जो आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो है अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण होना, अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण होना। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है कि अरावली पर्वत का विस्तार या अवस्थिति विस्तार या अवस्थिति, अरावली पर्वत का विस्तार या अवस्थिति उत्तर से दक्षिण होना। अब उत्तर से दक्षिण होने के कारण इस क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण क्यों हुआ, इस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण क्यों हुआ, उत्तर से दक्षिण विस्तार होने के कारण। आइए समझते हैं। जो हमारे यहाँ मानसून आता है, मानसूनी पवनें आती हैं, वो कहां से आती है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सी पवनें आती हैं, मानसूनी पवनें। भारत में जो मानसूनी पवनें वर्षा कराती हैं वो कौन सी कराती हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट में बताएं। जो हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें आती हैं वो कहां से आती हैं, अरब सागर से आती हैं और बंगाल की खाड़ी से आती है, राइट। दो शाखाओं से आती हैं ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। अब ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, इन हवाओं को ये नम युक्त होती हैं, चूंकि ये अरब सागर से भी नमी लेती हैं और बंगाल की खाड़ी से भी नमी लेती हैं, नमी धारण करती हैं, और तभी जब ये नमी ही वर्षा करवाती है। इनके लिए, इन मानसूनी हवाओं के लिए, अगर ये नमी धारण की हुई मानसूनी हवाएं हैं, इनको अगर बारिश कराना है, कंडेंसेशन होना है, संघनन होना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये हवाओं को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि संघनन की प्रक्रिया एक निश्चित ऊंचाई पर ही होती है। कहां पर, निश्चित ऊंचाई पर होती है। अब इनको यहां पर मिल जाता है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, यहां पर मिल जाता है इनको, यहां पर मिल जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहां पर इनको मिल जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहां पर इनको मिल जाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर मिल जाती है इनको मेघालय की पहाड़ियां, यहां पर मिल जाती हैं इनको पूर्वी पहाड़ियां। तो यहां पर तो वर्षा करवा देती हैं, लेकिन जहां पर इनको रोकने के लिए अब ये जो अरब सागर वाली हवाएं हैं, जब ये यहां प्रवेश की, तो अब इनके लिए जो ये अरावली पर्वत है उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, ये इन हवाओं को रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि इसका विस्तार कैसा है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर है, और ये हवाएं भी ऐसे ही जाती हैं। तो ये हवाएं सीधी कहां चली गई, हिमालय क्षेत्र में। कहां चली गई, हिमालयन क्षेत्र में, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में चली गई, और ये क्षेत्र पूरा वर्षा विहीन क्षेत्र रह गया, और इसके कारण ही यहां पर मरुस्थल का निर्माण हुआ, इसके कारण यहां पर मरुस्थल का निर्माण। समझ पा रहे हैं आप। तो दो सिद्धांत, राजस्थान के मरुस्थल या भारत के मरुस्थली क्षेत्र, उष्ण मरुस्थली क्षेत्र के निर्माण की अगर हम बात करें, थार के मरुस्थल की बात करें, तो दो सिद्धांत सबसे ज्यादा फेमस है, जिनमें से एक है अरब सागर का पश्चिमवर्ती निवर्तन और दूसरा है आपका अरावली पर्वत का
उत्तर से दक्षिण विस्तार। क्लियर है चीजें? तो ये जो है आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये मरुस्थलीय क्षेत्र है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर वर्षा क्या होगी? कम होगी। वर्षा कम होगी तो यहाँ पर वन कैसे पाए जाएंगे? कटीले वन पाए जाएंगे। कैसे वन पाए जाएंगे? कटीले वन पाए जाएंगे। वन कटीले पाए जाएंगे। वर्षा कम होगी। वर्षा कम होगी तो यहाँ पर मिट्टी कैसी होगी? बताएं, मिट्टी क्या होगी? बलुई मिट्टी होगी। बलुई मिट्टी होगी। यहाँ पर मिट्टी में क्या होगा? बालू होगा। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको डायग्राम में दिख भी रही होंगी। ये जो है घग्गर बांगर प्लेन, ये जो है घग्गर नदी है, यहाँ पर घग्गर का मैदान भी है। यहाँ पर द हादोटी रीजन, ये पठार है। इसके बारे में भी आपसे, हथौटी का पठार, ये आपसे पूछा जा सकता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी का बेसिन, लूनी नदी जो राजस्थान में है उसका जो बेसिन है, बेसिन का मतलब आप समझते हैं ना, बेसिन। बेसिन क्या होता है बताइए कमेंट में। बेसिन, घर में वॉश बेसिन में हाथ धुलते हैं ना, तो वॉश बेसिन में क्या होता है? बेसिन हमारा ऐसे बना होता है, बना होता है ऐसे। ये एक पॉइंट यहाँ से लगा होता है, एक पाइप लगा होता है और यहाँ से ये जो पूरा पानी है, यहाँ यहाँ जो पानी ये गिरा, इस पानी से पूरा यहाँ तक जाता है। अर्थात ऐसा क्षेत्र जो किसी नदी का अपवाह क्षेत्र हो, पूरा अपवाह क्षेत्र हो, जहां से मतलब जहां तक के क्षेत्र का पानी उस नदी में आता हो, उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? बेसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिन बोलेंगे। तो यहाँ पर लूनी बेसिन भी अवस्थित है। ठीक है, आबू पर्वत है, माउंट आबू पर्वत है, जो कि कहां पर है? अरावली पर्वत रेंज पर ही है। माही का मैदान है, हाडौती का पठार, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जो है इस तरीके से ये राजस्थान का मरुस्थल या राजस्थान उत्तर का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा की, उसके निर्माण के बारे में। उसको और विस्तार से, उसको और जो है उसमें और भी जो चीजें हैं, स्थलाकृतियां हैं, उनको देखने के लिए हम कल मिलेंगे आपको इसी समय इसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।